हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कूलाम्स लॉ के फोर्सेस के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अक्सर जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मैं देखता हूं कि बच्चों को बेसिक्स ऑफ कूलाम्स लॉ तो अच्छे से क्लियर होता है। आप कोई भी बेसिक क्वेश्चन कर लेते हो, जैसे ही 3-4 चार्जेस आते हैं जिसपे 2 या 3-4 फोर्सेस लगते हैं, आपको वहां प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। आप डायरेक्शन मार्क नहीं कर पाते हो, उसको डिवाइड नहीं कर पाते हो, किस तरीके से ब्रेक्स होंगे वो नहीं कर पाते हो। तो इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए। आज हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको एक दो क्वेश्चन से रिलेटेड या एक दो क्वेश्चन से सॉल्व करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि आज आप न्यूमेरिक कंसेप्ट समझेंगे कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या सुपरपोजिशन से रिलेटेड। ओके, ठीक है। देखिए आप लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, किसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जैसा कि आप थ्योरी में पढ़ते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि अगर एक चार्ज पे कई सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस लगते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो उन सब फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। मान लो Q1 पे Q2 Q3 Qn की वजह से कई सारे फोर्सेस लग रहे होंगे। अच्छा, दो डायरेक्शन तो आपको पता है कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल करेंगे फोर्स, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे फोर्स। तो हमने माना है Q1 पे ये फोर्सेस लग रहे हैं F12 F13 F1n, nth टर्म तक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट ही यही कहती है, क्या कहती है कि अगर एक पे कई सारे चार्जेस की वजह से फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इन सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। क्लियर है? तो मान लो अगर मैं F1 निकालूं यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके, तो मैं F1 क्या लिखूंगा, बोलो। F12 मीन Q1 पे Q2 की वजह से, F13 एंड सो ऑन F1n लिख दूंगा। तो ये बेटा एक बेसिक टर्म है, ये आप समझते हो। Q1 पे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अभी मैं थ्योरी थोड़ी सी स्टार्ट कर रहा हूँ तो चीजें तुमको पता है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है ये लगेगी नहीं यार ये तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आज की क्लास में हम कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो आज की क्लास बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोग देखेंगे, ज्यादा बड़ी आज की क्लास नहीं होगी, थोड़ी देर में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 इन सब की वजह से आप फोर्सेस निकालोगे तो ये आपको फोर्स मिलता है। अब इनकी वैल्यू डालते चले जाओ कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एंड सो ऑन, सब प्लस करते चले जाओ, समेशन साइन सिग्मा लगा लो। ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। अब मैं एक डाउट आपका क्लियर करता हूं सबसे पहले कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, बिल्कुल जिन्होंने 11th को ठीक से पढ़ा है उनके दिमाग में एक बात आ गई भाई, कि अरे सर हमें ना सिखाओ, वेक्टर का रिजोल्यूशन हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। वेक्टर्स में आप दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते थे, पैरेललोग्राम लॉ से। तो इसके दो मेथड है, या तो आप पैरेललोग्राम लॉ से इसका रिजल्टेंट सॉल्व करो, या फिर आप इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, ऐसा हमको सिखाया जाता है। तो मान लो हमारे पास एक फोर्स ये जा रहा है, दूसरा फोर्स चहकता हुआ बिल्कुल ये आ गया, ये F1 और ये F2। बड़े ध्यान से समझना, इनके बीच में थीटा एंगल ये लगा हुआ है। ठीक, तो मुझे जैसा पढ़ाया गया है 11th में कि यार इनका रिजल्टेंट यहीं से कहीं से जाएगा, इसको मैंने एफ नेट बोल दिया। पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हो तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने में कुछ ऐसा बनता है ना। ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो F1 अगर ये है तो ऊपर वाला भी F1 कंसीडर हुआ, F2 कंसीडर हुआ, ज्यादा बात नहीं करते हम। एफ नेट को आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर देते हो अंडर रूट
F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बिल्कुल इसके बारे में। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आपको पता है। कभी भी अगर दो फोर्सेस के बीच कुछ एंगल गिवन हो तो बेटा आज की वीडियो से केवल एक सीख ले लो, आज की क्लास से, कि हमें तरीका एक ही अपनाना है। अगर आप कहीं कंपाउंड रिजोल्यूशन और कहीं पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो तुम खुद ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर दो फोर्सेस हैं उनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है तो हमें पैरेललोग्राम लॉ लगा देना है। अच्छा, अब मान लो F1 के साथ रिजल्टेंट अल्फा एंगल बनाता है। क्या पढ़ना पड़ा था रिजल्टेंट के लिए, बोलो। 11th में कुछ किया था हमने, बहुत अच्छे से ध्यान है आपको। tan अल्फा इक्वल Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, याद होगा। तो यहाँ पे Q को कौन काम कर रहा है, F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, इसके कई सारे केसेस हमने पढ़े। कई सारे केसेस में हमने ये पढ़ा कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करोगे। तो बिना लिखे बातों बातों में सॉल्व करते हैं। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो थीटा कितना आया दोनों के बीच का, 0। 0 आया तो cos थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, मतलब F1 प्लस F2। तो अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे। वर्ड समझ आ गया। अच्छा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करोगे, थीटा 180, बड़े वाले में छोटे वाले को सीधा माइनस कर दोगे। ये हमारा किसकी हमने बात करी, दो फोर्सेस की रिजल्टेंट की। समस्या यहाँ नहीं आती, ये तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, इतना तो हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। प्रॉब्लम हमें तब होती है जब मोर देन टू फोर्सेस गिवन होता है। बेटा ध्यान से समझो, अब से थोड़ा कंसंट्रेशन बनाओ। ये बात तुम अपने दिल पे हाथ रख के भी, जो 12th अपियर कर रहे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो दिल पे हाथ रख के बोल दो कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती होगी अगर दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो। बिल्कुल, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एक एक चीज ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस से ज्यादा की बात। रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू फोर्सेस। अगर दो से ज्यादा फोर्सेस गिवन है तो आप किस तरीके से रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हो, एक कंप्लीट फंडा बताऊंगा आपको, उसी के बेसिस पे आपको काम करना है। मान लो मैं एक क्वेश्चन ही आपको देता हूं यहाँ पे कि हमारे पास ये देखो, इस O पॉइंट पे ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, F3 फोर्स है, F4, इसको मैंने F5 के लिए थोड़ा क्योंकि डराऊंगा भी, ये F6, ये F7 और ये F8। 8 फोर्सेस हैं, एकदम आराम से बात समझी जाए। ये 8 फोर्सेस लगे हुए हैं O पॉइंट में, और आपसे मैंने बोल दिया बेटा इनका रिजल्टेंट बताओ। इनके एंगल भी मान लो, इसको अल्फा कह लो अलग अलग एक्सिस के साथ, इसको बीटा कह लो, ये एंगल में मान लो कह दूं गामा है, और इसको कह दिया मैंने थीटा। ठीक, क्वेश्चन मैंने आपके सामने बना दिया। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। सीधा सीधा मैंने आपसे बोला कि इसका रिजल्टेंट फोर्स बता दो, ओ पे कितना लग रहा होगा। नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको हर एक टीचर अलग अलग मेथड से बताएगा, सारी सिचुएशन अलग अलग मेथड से, लेकिन यहाँ पे आप एक मेथड समझो, बिल्कुल एक बेसिक मेथड है इसका। रेफरेंस लाइन आप ड्रॉ करो, एक एक्स एक्सिस
और दूसरी वाई एक्सिस, कभी भी ये सिचुएशन फंस जाए तो मैं अगर देख पा रहा हूं तो मुझे ये एक एक्स एक्सिस मिल रही है। चलो एक दूसरा कलर लेके अपने सॉल्यूशन वाले पॉइंट पे आते हैं। ठीक, यहाँ की बात मैं करता हूँ। देखो मुझे ये एक एक्स एक्सिस मिली और ये वाई एक्सिस मिली, ये हमारा ओरिजिन का पॉइंट है। अब मैं अगर सबसे पहले बात करूं, देखो F1 हमारे एक्स एक्सिस में ही है, तो इस साइड में मैं F1 डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। ठीक, F2 वाई एक्सिस में है तो मैं F2 यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। F3 निगेटिव एक्स एक्सिस में है, मैंने F3 यहाँ मार्क कर दिया, और F4 यहाँ पे मैंने F4 यहाँ मार्क कर दिया। मतलब 8 में से 4 ऐसे थे जो हमारे पक्ष में थे। अब बात आती है बाकी के 4 की। बाकी के 4 को आप कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए थोड़ा सा तिकड़म बिड़ाओ। चलो किसके पास चलते हैं, कंपोनेंट के पास। F5 जो ये है आपका, इस F5 के 2 कंपोनेंट बनेंगे। कितने एंगल से लगा हुआ है, अल्फा। तो F5 cos अल्फा, F5 sin अल्फा। जानते हो इस बात को। और हमने ये भी पढ़ा था जब वेक्टर पढ़ रहे थे कि जिसके साथ एंगल लगा होता है वो कॉस वाला कंपोनेंट होता है। भाई देसी मेथड हमने यही पढ़ा था, बिल्कुल समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ। देसी मेथड हमने यही पढ़ा था कि एक्स के साथ हमें कॉस बताया गया था, मीन जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है, और जो एंगल से दूर होता है उसके साथ हमको साइन कंपोनेंट बताया गया था। तो किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ बताओ बताओ, अल्फा एंगल F1 के साथ जुड़ा हुआ है। तो F1 के पास कंपोनेंट आएगा F5 कॉस या साइन, कॉस अल्फा। तो अब इससे दूर वाला F2 वाला हुआ, F2 की साइड में जाएगा F5 साइन अल्फा। यहाँ तक कहानी खत्म। अब बात करते हैं अपने F6 की। अब तो भाई ना भी बताऊं तब भी काम चल जाएगा। ये बीटा एंगल किसके साथ जोड़ रहा है, वाई एक्सिस के साथ जोड़ रहा है। तो वाई का मतलब इसका कॉस कंपोनेंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। मतलब ये हो गया F6 कॉस बीटा। इसका साइन कंपोनेंट किधर जाएगा, F3 के साथ जाएगा। तो इधर मैं इसको लिख देता हूं F6 साइन बीटा, लिख सकता हूं। अब मैं बात करता हूं F7 की। F7 की जब मैं बात करूंगा तो देखो यहाँ पे y नीचे वाले के साथ गामा एंगल से जुड़ा हुआ है, तो F7 का कॉस कंपोनेंट यहाँ आएगा। ये बना आपका F7 कॉस गामा, और इसका साइन कंपोनेंट किधर जाएगा, F3 के पास। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ F7 साइन गामा। बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं F8 की। देखो हमारे पास जितने फोर्सेस होंगे सबको रेफरेंस लाइन के थ्रू आपको सॉल्व करना है। बस एक ही चीज ध्यान रखो, सबका मालिक रेफरेंस लाइन, इसी में आप x और y सेट करते चले जाओ। F8 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका साइन कंपोनेंट किसके साथ जाएगा, F4 के साथ, और कॉस कंपोनेंट किसके साथ जाएगा, F1 के साथ। तो साइन कंपोनेंट इसके साथ आया, तो F4 सॉरी F8 साइन थीटा और F8 कॉस थीटा। अरे सर इतनी बात तो आपने बता दी, डायग्राम नहीं है तो बड़ा बढ़िया गुब्बारा सा लग रहा है मुझे, एकदम जयमाला सिस्टम जैसा, है ना। चलो कोई नहीं, अब हमें तो सॉल्व करना है। मैं अपनी बात अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा। अभी तक क्या था, अभी तक तो केवल डायग्राम बनाया था, ये तो तुम सब जानते हो। अब जानना तो अब है कहानी कहाँ फंसेगी। अब आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, Fx और Fy। देखो हो सकता है कई बच्चों ने वेक्टर्स टॉपिक में कर रखा हो, जिन्होंने नहीं किया होगा वो समझो कि आपको मेथड वही यूज करना है। अब बेटा आपको फाइंड आउट करना है Fx। जब आपको Fx फाइंड आउट करना है तो गांव घर का नियम, बिल्कुल ये साइड पॉजिटिव x की है, ये साइड निगेटिव x की है। तो Fx आएगा हमारे पास F1 प्लस F5 कॉस एल्फा प्लस F8 कॉस थीटा
माइनस F3 प्लस F6 साइन बीटा प्लस F7 साइन गामा। भाई प्लस वाले x में माइनस वाले x को मैंने, सॉरी, पॉजिटिव x में निगेटिव x को माइनस कर दिया। अच्छा, अब Fy निकालो। Fy अगर मैं निकालूंगा तो पॉजिटिव y तो ऊपर वाला है ना, F2 प्लस F5 साइन अल्फा प्लस F6 कॉस बीटा माइनस F4 प्लस F7 कॉस गामा प्लस F8 साइन थीटा। इनको आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन होंगी। अब आप निकालेंगे F नेट। तो F नेट क्या आएगा, अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। वर्ड समझ आ गया? था तो टिपिकल, लेकिन बिल्कुल आप बेसिक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है दोबारा समझो। खूब घुमाए हुए अगर फोर्सेस गिवन हो, कितने भी घुमाए हुए हैं बेटा, आज के बाद तुम ये नहीं कह पाओगे कि सर ये चीज नहीं आई मेरे को समझ। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर इसी मेथड से क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। करना क्या है, रेफरेंस लाइंस लो x और y। इस वाले x में इस वाले x को माइनस कर दो, इस वाले y में इस वाले y को माइनस कर दो। जो समझदार है वो समझ गए इस वाले का मतलब क्या है। ठीक, fx निकाल लिया, fy निकाल लिया, f नेट आपने निकाल लिया fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है भाई, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस 2fx fy cos 90। दो एक्सिस के बीच में एंगल 90 का बनता है और cos 90 0 होता है, इसलिए टर्म केवल f नेट की हमारे पास आ गई इतनी। अच्छा, अगर डायरेक्शन के लिए fy अपॉन fx कर देना tan थीटा इक्वल, क्या दिक्कत है भाई, ये tan जो भी यहाँ पे एंगल हो डेल्टा, tan डेल्टा इक्वल x के साथ बना रहा हो तो fy अपॉन fx। ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं अब आप लोगों को सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पहले सॉल्व करेंगे यार, चलो 3 दिख गया तो। कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 each equal to Q are located at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q with the same sign as small q placed at the centroid of the triangle? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जो 12th अपियरिंग है वो तो आप देख रहे होगे, एनसीईआरटी आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पे इसको इस मेथड से सॉल्व कराऊंगा। मेरे कहने पे एनसीईआरटी बुक देख लेना, उसका सॉल्यूशन देख लेना, आपको बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन इसको करना कैसे है यहाँ पे समझो, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप सॉल्व करना, एक एक स्टेप समझने की कोशिश करना, चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 each equal to Q are located at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q with the same sign as the Q placed at the centroid of the triangle? है ना, तो इस डेटा को यूज करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। अब मैं Q1 Q2 Q3 को Q ही लिखता हूँ, A B C, साइड कितनी है इसकी L, हर जगह स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। इसके सेंट्रॉइड पे एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे हमको नेट फोर्स बताना है। भाई एज पर क्वेश्चन सिचुएशन यही बैठेगी, है ना, तो इसको O पॉइंट मान लो। क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया क्या है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर्स पे स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, सेंट्रॉइड पे कैपिटल Q चार्ज रखना है, उस चार्ज पे नेट फोर्स बताना है।
मेरा दिमाग क्या यार, कैसे आएगा कैसे आएगा कैसे आएगा, ये आएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। कितने फोर्स लगेंगे? 3, FOA, FOB और FOC। सही बात है। तो इसके लिए हमें OA, OB, OC बतानी बहुत जरूरी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों बराबर होंगे, लेकिन निकलेगा कैसे? ज्यादा डरो मत। एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दो, मान ले पॉइंट M है। ये टोटल एंगल कितने का था? 60। ये कितने का बचा? 30। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये बाइसेक्ट करता है। अब आपको बेस मिल गया, हाइपोटेन्यूज निकाल लो, cos थीटा लगा लो। डायरेक्ट लिखता हूं मैं, cos 30 इक्वल मुझे क्या दिखेगा इन ट्राइंगल OBM? cos 30 दिखेगा L/2 इंटू OB। देखा cos 30 कितना होता है? √3/2 इक्वल L/2 इंटू OB। तो OB कितना आ गया? L/√3। ये आप निकाल सकते थे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड इतने इतने में डिवाइड करता है, वो बेसिक चीज है। तो सब इतना ही होगा, OA कह लूं या OB कह लूं या OC कह लूं, ये सारा L/√3 होगा। इसको मैं R कह देता हूं। सही, ठीक। यहाँ तक बिल्कुल कहानी समझ आ गई होगी। अभी तक तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन तो अब सॉल्व होगा। FOA इक्वल आएगा FOB के, ये इक्वल आएगा FOC के, और ये इक्वल होगा KQ/R²। बिल्कुल सत्य वचन। Coulomb's law F equal KQ1Q2/R², where K is 1/4πε0, that is equal to 9 into 10 to the power 9। यहाँ तक बिल्कुल कोई शर्म वाली बात नहीं है। अब मैंने सोचा यार अब कहानी कहाँ पलटेगी, तो कहानी पलटने के लिए कलर का चेंज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अलग से समझ रहे हैं। देखो इस O पॉइंट पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनका रिजल्टेंट गोली की तरीके बाहर जाएगा। ये देखो ये क्या आया? FOC आया। आप सॉल्व किसी भी मेथड से करो, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्शन के मेथड से सॉल्व करना। ये भी पॉजिटिव है Q, और ये स्मॉल q भी पॉजिटिव है, इनका रिजल्टेंट ये निकला। जूम FOA। अरे तो Q और Q, इन्होंने कहा मैं क्यों शर्म करूं, गोले दाग दिए। FOB सही है। अब इसको मैं आपको यहाँ पे अलग एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा। देखो ये जा रहा है हमारा FOC। इन सबको यार तुम्हारी समझदारी के लिए क्या कह दूं बताओ? जो कह दो वही कह दो। चलो मैं बड़ा वाला M कह देता हूँ, मैंने M तो है, N कह देता हूँ। ये X कह दूं, N कह लो सर, ठीक। ये मान लो हमने N कह दिया, एक ही लेटर से काम चल जाएगा। ये FOC गया, ये आपका FOA आ रहा था, और ये आपका FOB आया। थोड़ा नीचे से आ गया और थोड़ा ऊपर चले चलो, है ना। ये आपका FOB आया। बच्चों पे डाउट, सर ये तो कोई रेफरेंस लाइन ही नहीं दिख रही। नहीं दिख रही तो भी बना तो सकते हो। अगर बनाओगे तो ये मान लो X वाली रेफरेंस लाइन रही होगी, और Y वाली तो बनी है। हाँ सर अब कुछ मजा आया। अगर मैंने रेफरेंस लाइन बनाई तो मैं तीसरा कलर लेता हूँ, आपको और ढंग से समझ आना चाहिए। प्यारे बच्चों ये एंगल बता दो कितने का होगा। देखो भाई ये कितने का था? 30 का। तो अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल भी 30 का होगा। जो देख रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना ये कौन सा एंगल होता है, मैं नहीं बताऊंगा। इस एंगल का नाम क्या होता है? एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तुम बताना कौन सा एंगल होता है। तो कितने का बनेगा? 30 का। तो भाई ये भी तो 30 का बनेगा।
करो रिजॉल्व। एफ ओ बी का कॉस्ट कंपोनेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। एफ ओ बी कॉस 30, इसका साइन कंपोनेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। एफ ओ बी साइन 30 गया। अच्छा, एफ ओ सी साइन 30 ये आया। एफ ओ सी कॉस 30 नहीं, साइन गलत 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 गलत, सॉरी, यहाँ आएगा कॉस 30। एफ ओ सी कॉस 30, एफ ओ सी साइन 30 आएगा, और एफ ओ ए तो है। अब क्या बताया मैंने पीछे, क्या निकालना है आपको सबसे पहले, एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या आएगा, एफ ओ बी कॉस 30 माइनस एफ ओ सी कॉस 30। एफ ओ बी ओ सी हो, तीनों बराबर, इनको एन मान चुके हो तो सीधा एन लिख दो। एन कॉस 30 माइनस एन कॉस 30। पढ़े लिखों वाली बात करूँ, वो काट दो, आजकल वैसे भी कटिंग ज्यादा चल रही है। तो एफ एक्स आ गया 0, है ना। अच्छा, अब आप एफ वाई निकालो। एफ वाई क्या लिखूं, एफ ओ बी साइन 30 प्लस एफ ओ सी साइन 30 माइनस एफ ओ ए। तो ये आया n इंटू हाफ प्लस n इंटू हाफ माइनस n। तो ये सब कुल मिला के n/2 आधा प्लस आधा इक्वल 1, और 1 माइनस 1 बराबर 0। तो एफ वाई भी आपको कितना मिल गया, 0। एफ नेट निकाल लो भाई, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। पढ़े लिखो वाली हरकत करो, नेट फोर्स कितना आ गया, 0। बताओ क्या इस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एक एक चीज समझ आई, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आप सीधा कमेंट में लिख देना कि सर ये पॉइंट नहीं समझ आया या स्टेप समझ नहीं आया, ठीक है। उसको मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उसी डाउट को सॉल्व करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, गुड। एक क्वेश्चन चलो और सॉल्व कर लेते हैं यार, सारा डाउट ही खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है। 3 पॉइंट चार्जेस प्लस 2 माइक्रोकूलम minus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb kept at the vertices of an equilateral triangle ABC of side 20 centimeter. What should be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint M of the side BC so that the charge at A remains in equilibrium? कहानी समझो, 3 पॉइंट चार्ज है, 2 3 3, 2 minus 3 minus 3 kept at the vertices of an equilateral triangle of side ABC of side 20 centimeter. What should be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint M of side BC so that the charge at A remains in equilibrium? कहाँ पे रखना है चार्ज को, मिड पॉइंट पे रखना है, किसके, BC के, ताकि चार्ज A पे इक्विलिब्रियम में बना रहे। मैं थोड़ा सा फ्रेम करता हूँ, ABC एक ट्राइंगल होगा, एक चार्ज यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। BC के मिड पॉइंट M पे कह रहा है ऐसा चार्ज बताओ कि A पे इक्विलिब्रियम हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो, पढ़ के आए हो, है ना, कि वो बैलेंस फोर्स वाली कंडीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन आप जानते हो। तो मैं अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व करूं तो एक ट्राइंगल ये रहा होगा, ABC, A पे 2 माइक्रोकूलम, B पे -3 माइक्रोकूलम, C पे -3 माइक्रोकूलम। कह रहा है इनका मिड पॉइंट है, इक्विलेटरल है, साइड 20 सेंटीमीटर है।
इनका मिड पॉइंट है m, मिड पॉइंट है तो हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, ये प्रॉपर्टी ऐसी हमने कुछ पढ़ी है। कितना चार्ज यहाँ रखा जाए, मान लो Q चार्ज रख दिया ताकि A इक्विलिब्रियम में बना रहे। भाई किसी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सबसे पहले उसकी औकात का पता करना बहुत जरूरी है। कोई कहते कि मेरे पास जो पैसा है उसको इक्विलिब्रियम में ले आओ, तो मतलब सबसे पहले मेरे पास जो पैसा है उसको जानोगे तुम कि मेरे पास पैसा है कितना। इन द सेम वे M पे चार्ज रखना है ताकि A पे जो नेट फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में बना रहे, तो मैं सबसे पहले A पे नेट फोर्स निकालूंगा ताकि मुझे पता तो चले कि A पे फोर्स कितना है। अब A पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है, एक B लगा रहा है और दूसरा C लगा रहा है, और ये मेरे हिसाब से देखो वैल्यूज 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम -3 2 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, तो दोनों पे फोर्सेस सेम आएंगे। ये बात आप जानते हो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, साइन नहीं लेते, है ना। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, अट्रैक्ट करेगा FAB, ये आया। ये A और ये C ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर गया, FAC ये आया। अब देखो मैं अगर लिख दूं तो Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। Q2 में मान लेता हूँ -3 माइक्रोकूलम, वैसे तो माइनस लेना नहीं है मुझे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फिर भी यहाँ लिख देता हूँ मैं Q2। R मैंने मान लिया 20 सेंटीमीटर, मान क्या लिया, गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। ठीक, तो मैं सबसे पहले फोर्सेस कैलकुलेट करता हूँ। FAB इक्वल FAC क्या मिलेगा मुझे बताओ। FAB इक्वल FAC ये मिलेगा K 2 इंटू 10 की पावर -6 3 इंटू 10 की पावर -6 और बोलो अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर। इसको मान लो x बड़ा वाला, ऐसा वाला मान लिया। इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनका रिजल्टेंट कहां से जा रहा होगा, यहां से जा रहा होगा, ये इसका रिजल्टेंट जा रहा होगा, FA कह लो, ये जा रहा है, तो FA क्या आ जाएगा, इनके बीच में एंगल कितने का 60 का, पैरेललोग्राम लॉ, FAB स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर प्लस 2FAB इंटू FAC इंटू cos 60। सारी वैल्यूज अगर मैं लिख दूं, देखो वही काम किया मैंने, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, बिल्कुल बेसिक पर उठाया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स cos 60 कितना होता है हाफ, तो ये आ गया मेरे पास x√3 आ गया, ये आया FA। x√3 का मतलब ये सारी वैल्यूज इंटू √3, चलो लिख देते हैं, k इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर इंटू √3। इक्वेशन नंबर 1 बना के हमने इसको छोड़ दिया। कहानी आती है कि M पे इक्विलिब्रियम कैसे लाया जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था कि अगर रिजल्टेंट ऐसे आ रहा नीचे को, तो यार मैं ऊपर को लगाऊं और बीच में आके रोक दूं। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब तो ये हुआ ना कि ये गिर रहा था, मैंने आगे रोक दिया, इक्विलिब्रियम में ला दिया, खत्म। अगर 10 ये था तो मैंने -10 दिया। कहने का मतलब कि अगर FA नीचे की तरफ आ रहा था तो मैं FAM ऊपर की तरफ लगाना चाहिए मुझे। ये चीज इक्विलिब्रियम की ये दास्तां है, और बिल्कुल ठीक से समझ लो, ये ऊपर की तरफ नहीं लगेगा तो ठीक से काम नहीं होगा। तो FM जो लगेगा
वो ऊपर को लगना चाहिए एफ ए को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। इसके लिए हमारे पास ए एम का होना बहुत जरूरी है। अब ये ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है, ए बी एम, यो 20, ये 10। सबसे पहले ए एम निकाल लो, अंडर रूट कैसे निकलेगा, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, है ना। तो 400 माइनस 100 दैट इज 300 रूट 10 रूट 3 सेंटीमीटर। 10 रूट 3 सेंटीमीटर का मतलब हुआ ए एम हमारे पास आ गया √3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अब आप एफ ए एम निकालो। एम पे चार्ज कितना रखा है, क्यू, वहां कितना रखा हुआ है 2 इंटू 10⁻⁶। तो मैं स्लाइड चेंज करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 1 2 3। अब मैं अगर एफ ए एम कैलकुलेट करता हूं तो एफ ए एम क्या आएगा, अपने डायग्राम को देखो और मैं यहाँ पे लिखता हूँ के Q1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁶, Q2 Q है, ये क्या है √3 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब था आपके पास नेट फोर्स 0 था, तो नेट फोर्स 0 ये हुआ, इसको एफ एम कह लो चाहे, या एफ ए एम रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये कहेगा एफ ए प्लस एफ ए एम आपका 0 होना चाहिए। एफ ए की वैल्यू क्या है, निकालते हैं, देखते हैं क्या थी एफ ए की वैल्यू, पिछली स्लाइड में थी आपके पास, के मतलब दोनों चार्जेस इंटू √3 अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁻1, है ना। अच्छा, ये इंटू डिजिट, ये इक्वेशन नंबर 1 उठा के रखनी है, ध्यान दो, k इंटू 2 इंटू 10⁻⁶, 3 इंटू 10⁻⁶, √3 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। एफ ए एम क्या है, k इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू क्यू अपॉन √3 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। देखो k और 2 इंटू 10⁻⁶ जो कॉमन आ रहा है उसको उठाओ, और क्या कॉमन आ सकता है, नीचे से 10⁻⁻1 नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर खोल दो तो 2, है ना। अंदर क्या बचा, 3 √3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस q अपॉन 3 इक्वल 0। सारी वैल्यू 0 जाएंगी। यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, ये बना 3 √3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस का q/3। तो q इक्वल कितना आ गया बेटा, -9 √3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 4। यही आंसर रोक दो, या और इसको आपको सॉल्व करना है, एक तो आंसर यही आ गया सीधा कूलम में, और सॉल्व करो तो 9 इंटू 1.732 अपॉन 4 10⁻⁻6 को माइक्रोकूलम कह सकते हो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा माइनस का। तो इतना चार्ज ए पे होना चाहिए जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे। बेटा एक चीज बहुत ध्यान से समझो, दोनों चीजें हमने सीख ली। अगर 2 से ज्यादा फोर्सेस गिवन है तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, ठीक है। अच्छा एक काम करो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, सेकंड क्वेश्चन का, और सॉल्व जरूर करना। सॉल्व करके आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि बेटा आंसर आया नहीं आया। अगर नहीं आएगा आपसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, सुपरपोजिशन
और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, 2 फोर्सेस या मोर देन 2 फोर्सेस का। क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि आपने आज एक मेथड सीखा कि इसी मेथड से आपके पास 2 या 2 से चाहे इतने ज्यादा फोर्सेस आ जाएं, एक रेफरेंस लाइन मार्क करना है और वैल्यूज सॉल्व कर देनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस की सॉल्व करना, अगर नहीं होते तो आप पूछ लेना। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।